इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, ठीक, और भारत में 5000। भारत में नगरीय क्षेत्र का वर्णन करने के लिए जनसंख्या का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? भारत में होना चाहिए 5000, कम से कम वहाँ या उस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। उसको हम नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। जापान में 30,000, ठीक। तो बेटा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में जो निचली सीमा है, कम से कम जनसंख्या है, उसको अलग अलग आधार पर क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है, ठीक। कोलंबिया में 1500, ठीक। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000, जापान में 30,000, ठीक। यानी जापान में किसी क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोग हों तो हम उसको नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करें। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ भारत में एक जनसंख्या के आकार के साथ साथ घनत्व को भी क्या किया गया है? निश्चित किया गया है। भारत में उस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जिसका जनसंख्या घनत्व, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कम से कम उस क्षेत्र में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व भी क्या करता है? उस किसी क्षेत्र को नगरीय बस्ती में बढ़ाने में, नगरीय बस्ती का वर्णन करने में योगदान देता है। आगे कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। नगरीय जनसंख्या का वर्णन करने के लिए जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य होता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इन लोगों के जो कार्य, जो व्यवसायिक संगठन है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी अनुरूप में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि जनसंख्या अधिक है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, और यदि जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व को कम किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है वो आप समझेंगे कि स्वीडन और फिनलैंड में 250 व्यक्ति ही जनसंख्या वाले इस क्षेत्रीय नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। यानी अगर आप स्वीडन और फिनलैंड का अध्ययन करेंगे तो वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 250 व्यक्ति वाला क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि आइसलैंड में नगर होने की न्यूनतम संख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए। तो एक और एग्जांपल आइसलैंड का है कि वहाँ कम से कम 300 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक, इस नगरीय क्षेत्र का या नगरीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए। जबकि कनाडा और वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति के आधार पर निर्धारित की गई है। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है, इसको जनसंख्या के आकार के आधार पर घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करने वाला पहला कारक हो गया जनसंख्या का आकार, ठीक। अगला कारक होता है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है कि लोग, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, या वो किस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या वो क्या कार्य करते हैं, वो आपका व्यावसायिक संरचना कहलाती है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग राष्ट्रों में इसका भी अलग अलग मापदंड निश्चित किया गया है। किस प्रकार इसको आपको समझना है, तो इसको समझने के लिए आप पूरे ध्यान से इसको आगे सुनेंगे। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने का मापदंड माना जाता है।
ठीक, भारत जैसे देश में जो व्यावसायिक संरचना है उसको नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर जोड़कर देखा जाता है। कैसे? भारत में यह मापदंड रखा गया है कि उस क्षेत्र के लोग जिसको हम नगरीय बस्तियों के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं या बांट रहे हैं, तो वहां के कम से कम 75% लोग, ठीक, उस क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है उसका 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। ठीक, तो भारत में नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करने के लिए जो व्यावसायिक संरचना है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है और वहां पर 75% जो लोग हैं उस क्षेत्र का 75% व्यक्ति, ठीक, गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। बेटा आप सोच रहे हो कि गैर कृषि कार्य क्या है, इस विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। गैर कृषि कार्य का मतलब होता है कि वो लोग प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए न हो, ठीक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम श्रेणियों में कार्य कर रहे हो, यानी वहां जो लोग रहते हैं वो कृषि कार्यों में बहुत कम होने चाहिए, तो उसको हम लोग नगरीय बस्तियों के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। अब आता है प्रशासन। एक और मापदंड है जिसको हम लोग प्रशासन के नाम से जानते हैं। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु, ठीक, अलग अलग राष्ट्रों में ये व्यवस्था अलग अलग है, तो वो कह रहा है कि कुछ देशों में किसी क्षेत्र को नगरीय बस्ती में प्रदर्शित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी मापदंड माना जाता है। जो प्रशासनिक ढांचा है, जो प्रशासनिक सोच है, उसको भी आधार माना जाता है। कैसे, वो अब आप आगे समझेंगे। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी भी रूप में बसी हुई बस्ती हो उसको हम नगरीय रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बस होना क्या चाहिए, यदि वहां पर नगर पालिका हो, ठीक, तो भारत में जो प्रशासनिक ढांचा है वो इस ओर संकेत करता है कि वहां नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, ठीक। तो भारत में प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक ताना बाना जो किसी क्षेत्र को नगरीय आधार पर क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। या तो वहां नगर पालिका हो, नगर पालिका बनने के लिए, ठीक, कि नगर पालिका की स्थिति रखता हो, साथ ही या नगर निगम हो या कोई छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो, उसको हम नगरीय बस्तियों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जबकि लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील एवं बोलिविया में जनसंख्या आकार को ही ध्यान रखते हैं। किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र नहीं माना जा सकता। तो प्रशासन यानी शासन चलाने या शासन में सहयोग करने के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में प्रशासन को आधार मान के नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है।
वहाँ पर नगरीय बस्तियों की पहचान के लिए ठीक प्रशासन को आधार माना जाता है। जबकि हम लैटिन अमेरिका का अगर उदाहरण लेंगे तो वहाँ पर ये जो प्रशासन वाले बिंदु हैं इनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। आगे अगला जो महत्वपूर्ण कारक है जो नगर आपको नगरीय बस्तियों के रूप में वर्गीकृत करता है वो है स्थिति। नगरीय केंद्रों की स्थिति उसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। स्थिति का जो आपको पहचान करनी है, स्थिति का पता हमें वहां पर संपन्न कार्यों के आधार पर होती है। उस क्षेत्र में रहने